तो आज की सबसे बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ आपके साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सुमेरा खान। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, सदस्यता गई, 2024 की जंग नहीं। ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है कि आज के हालात में 2024 के चुनाव से पहले सुमेरा, किस तरीके से सदस्यता खत्म होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर आगे लेकर बढ़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कानूनी लड़ाई वो कैसे लड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि वो राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे। उसको लेकर एक अहम बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में क्या ये जान फूंकने का काम करेगा, ये सब जानकारी सामने आ रही है। हम आपको हर पल की जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी है कि राहुल गांधी पर जल्दबाजी में फैसला किया गया है, ये कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने, और इस वजह से कई तरह की गलतियां की गई हैं। हम कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ये कहना था अभिषेक मनु सिंघवी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर सुमेरा की जानी चाहिए, कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई कितनी ज्यादा और आगे बढ़ चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़ी बातें कह रहे हैं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानूनी लड़ाई के लिए कांग्रेस तैयार, और राहुल पर जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है, सवाल उठाने वालों को दबाया जा रहा है। यह साफ तौर पर एक बार फिर से बात दोहराई गई है। हालांकि असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की सरकार की क्या यह कोशिश है, इसी को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से बड़े सवाल किए जा रहे हैं, और राहुल पर फैसला राजनीतिक है, यह कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, ये वो भी आपको बता देते हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाया अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। राहुल गांधी को लेकर सेशंस कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। राहुल पर फैसला राजनीतिक है, ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाया अभिषेक मनु सिंघवी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और कानूनी तौर पर एक मजबूत ग्राउंड मौजूद है उनके पास लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ लेकिन खास मेहमान जुड़े हैं इस वक्त, जो हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, इस मुद्दे के हर पहलू पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला जी जुड़े हैं, इसके अलावा हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे सहयोगी पंकज झा और राहुल सिन्हा भी हमारे साथ हैं, साथ ही ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर भी हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रभु चावला जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रभु चावला जी, बड़ा सवाल अब यही है, राहुल गांधी को लेकर ये जो फैसला सामने आया, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूंक दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जमीन पर उतरने वाली है, रणनीति बनाएगी, लेकिन उसका कितना असर होगा? क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी के सामने आते रहे हैं, लेकिन वो उसको उस तरह से भुना नहीं पाए हैं कि उसका फायदा उठा पाए। देखो, ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी सेंटर स्टेज में दोबारा से आ गए हैं, क्या कोई भी कारण रहे हैं। कहीं उनके बयानबाजी कई बार ऐसी भी होती है जिसके ऊपर लोग हंसते भी हैं। कभी उनको पप्पू कहा जाता था, कभी कुछ कहा जाता था, हर किस्म से मजाक उनका उड़ाया जाता था। परंतु आज क्या स्थिति हो गई है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर लोग उनको सीरियस ले रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदा भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा नेता है जिसको जो एक मार्टिर का रूप दिया जा रहा है कि वो इसी लड़ाई कर रहा था, मोदी जी के खिलाफ बोल रहा था, समस्याओं को उठा रहा था, भारत जोड़ता जाता उसने की थी। तो इन समस्याओं से हटाने के लिए उसको एक्सपेल कर दिया गया है ताकि रियल मुद्दों से सवाल हट करके चला जाए। इससे ये फ़ायदे हो सकते हैं कांग्रेस को। एक तो कांग्रेस पार्टी के पास कभी कोई मुद्दा नहीं होता था, कांग्रेस पार्टी हमेशा सोई रहती थी, उससे कार्यकर्ता कहीं भी एक्टिव नहीं होते थे। अब एक मुद्दा मिल गया है कि सड़क पर के आकर के राहुल की फेवर में प्रदर्शन करेंगे, जैसे आपने दिखाया सुबह से हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पास एक मुद्दा आ गया है ताकि कांग्रेस पार्टी मिल करके एक विरोध करे, एक विरोधी दल के रूप में राष्ट्र के लेवल पर इकट्ठा हो। बड़ी बात आप यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं, मैं आपके पास वापस आती हूँ, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है, क्या यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि विपक्षी एकता को ही यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की जाए? राहुल की छवि को लेकर तो हर बार सवाल उठते हैं, अब तो यहाँ पर कांग्रेस बार बार दोहरा रही है कि अभी तक सिर्फ सदन में बोलने से रोका जाता था, अब उन्हें सदन से बाहर करने की पूरी कोशिश कामयाब होती नजर आई। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ दो तरह से देखिए। अब इसमें बहुत ज़्यादा लाग लपेट की, बहुत ज़्यादा विश्लेषण की गुंजाइश बची नहीं है। राहुल गांधी 2019 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद भाग खड़े हुए थे, जिम्मेदारी से अध्यक्षी छोड़ दी थी। उसके बाद वो एकदम अनमने हो गए थे, पूरी कांग्रेस लग गई थी, फिर भी वो अध्यक्षी लेने को तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, अध्यक्ष बिना रहे कुछ करेंगे।
उसके बाद भी उनको समझ में आया कि किसी भी राज्य में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जरा सा भी कम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, जनता मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं राफेल में चौकीदार चोर है, जनता मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि अडानी उनका दोस्त है, सारा लाभ दे दिया, जनता मानने को तैयार नहीं। अब एक अंतिम अस्त्र है, और वो अस्त्र क्या है कि देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अब तानाशाही ले आएंगे। और मुझे तो लगता है, मेरा ये अपना मानना है कि खुद कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाए। अगर नहीं ऐसा चाहती तो जब पवन खेड़ा के लिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अभी बड़े विद्वान वकील लोग कह रहे हैं कि उनको ड्राफ्ट तैयार करने में समय लग गया। पवन खेड़ा के लिए इतनी जल्दी पहुंच गए और राहुल गांधी के लिए इतना समय लगा दिया। राहुल गांधी इतने हल्के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और वो भी तब जब उनकी सदस्यता जा रही। ये चुनाव कांग्रेस कहेगी कि सरकार तानाशाह हो गई है, मोदी से बड़ा तानाशाह कोई नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी कहेगी पिछड़ी जातियों को अपमानित करते हैं, चोर कहते हैं राहुल गांधी। 24 के चुनाव की यही लाइन है। इसके ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, यानी ये दोनों तरफ की जो रणनीति है वो किसी हद तक दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन इसमें फिर बाकी तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप है उनका क्या होगा, राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई ओबीसी मंत्रियों की मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान, कृष्ण पाल गुर्जर, प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। प्रहलाद पटेल, रामेश्वर तेली भी बैठक में मौजूद हैं, जानकारी मिल रही है। बीजेपी देश भर में राहुल के खिलाफ अभियान चलाएगी। ये कहेगी कि ओबीसी समाज पर हमला बोला था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पर ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगाया जा रहा है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर सभी ओबीसी मंत्री बयान देंगे, यानी ओबीसी नेता घेरेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि जिस मुद्दे पर उनको सजा हुई है, दरअसल वो मानहानि का मामला भी यही था कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया, यही आरोप लगाया गया था। हमारे साथ पंकज झा मौजूद है। पंकज, इसकी काट ढूंढना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर वो इतने अग्रेसिव तरह से मैदान में उतरते हैं तो फिर बीजेपी भी यही हमला बोलेगी। यानी एक बार फिर वो ये बताने में और इस बात को प्रमुखता से सामने लाने में फिर सफल होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी नेता हैं, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, और उन्हीं का नहीं पूरे समाज का अपमान किया गया। सुमेरा, देखिए, कांग्रेस को लगता है कि आपदा में एक अवसर जैसा मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के पास बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। ये अदालत का फैसला है। राहुल गांधी को कोर्ट ने कहा था कि आप चाहे तो माफी मांग सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पता था कि उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है, तो कोर्ट का फैसला है, इसके खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हैं। जहां तक रही बात कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं से अपील की, दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों से, कि आप इस मुद्दे पर साथ आए। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की बात आई, उनकी सदस्यता गई, तब तो कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो इस मुद्दे पर कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। दूसरी बात, जैसा अभी आपने देखा कि ओबीसी नेताओं की बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है, इसको बीजेपी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद पिछड़ी बिरादरी के हैं, वो देखते हैं कि किस तरीके से मुद्दों को वो अपने फेवर में कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा खतरा मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को आगे करके, उनकी कुर्बानी देकर के कांग्रेस इस आपदा को अवसर अपने लिए बना सकती है 2024 के लिए। मुझे इसकी गुंजाइश बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस फैसले का असर किस तरीके से राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पर हो सकता है? चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से हमारे साथ इस वक्त सत्यपाल सर जुड़ चुके हैं। सत्यपाल सर, कानूनी लड़ाई के लिए पूरे तरीके से यहाँ पर ये सभी तैयार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आज के इस हालात को देखते हुए समझना कि आने वाले चुनाव से पहले कितनी बड़ी मुश्किलें राहुल गांधी के लिए नियम के तहत हो सकती है। कितने साल तक अब चुनावी मैदान में राहुल नहीं उतर सकते? देखिए, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना ही उनके लिए विकल्प है, क्योंकि ये निर्णय कानूनी अदालत ने दिया है और बात बड़ी स्पष्ट है। भारत के संसद ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है। उसके सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल या 2 साल से अधिक के लिए उसको सजा होती है, तो वो 2 साल प्लस 6 साल आगे 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। पहले सब क्लॉज 4 थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई सिटिंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, विधानसभा या राज्यसभा, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है, उस पर सजा होती है, तो 3 महीने तक उसको समय मिलता था अपील या रिवीजन डालने का, और उस 3 महीने के बाद जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता, 6 साल 8 साल, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। लेकिन लिली थॉमस के केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लास डिस्क्रिमिनेटरी है, अगर बाकियों पर तुरंत लागू होता है तो सांसदों पर, विधायकों पर तुरंत लागू क्यों ना हो। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस दिन किसी सांसद या विधायक की सजा होगी 2 साल या 2 साल से अधिक है, तो उसी दिन वो अयोग्य हो जाएगा, उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसी के अंतर्गत उसकी सदस्यता गई है।
अब उनके सामने विकल्प साफ है, वो अपील डालें, रिवीजन डालें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट जज में जाएं। ठीक है सत्यपाल जी, वापस आएंगे सर, और ये भी समझेंगे जो आप अगला मुद्दा बताना चाह रहे हैं कि कैसे राहत मिलेगी, 2024 का चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर उसके आगे का चुनाव भी शायद नहीं लड़ पाएंगे, वो भी समझेंगे आपसे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। रायपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। सदस्यता जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस को घेरा है। देखिए, अलग अलग प्रदेशों में जगह जगह से इस तरह के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हो या रायपुर की तस्वीरें हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर। ये तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां पर बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में क्या जान फूंकने का काम करेगा ये मुद्दा। हालांकि ये साफ तौर पर देखा गया था सुमेरा कि किस तरीके से कोर्ट का ये फैसला आने के बाद ही जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे। और अब जिस तरीके से सदस्यता खत्म होने के इस फैसले ने कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ा दी है, पूरी तरीके से न सिर्फ सदन का घेराव बल्कि पूरे देश भर में अब एक प्रोटेस्ट अभियान चलाने की भी कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता अब जगह जगह एकजुट होते हुए बीजेपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। प्रभु चावला सर, क्या आप इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हैं जो थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी ने कही कि कांग्रेस शायद ये खुद चाहती थी? ये क्या आपको लगता है कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजिकल मूव हो सकता है आने वाले वक्त को देखते हुए? क्या इसका कांग्रेस फायदा उठा पाएगी? नहीं, मैं जो जवाब दिखा रहे हैं मेरे को क्वेश्चन जो है एक तरह से दूसरे से करना है प्रोजेक्ट की राहुल गांधी कितना रेलेवेंट है। Exactly. राहुल गांधी रेलेवेंट नहीं थे, ना रहेंगे, ना थे। Okay. सवाल ये है कि उनको आप रेलेवेंट बना रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता था। आज ये है कि राहुल गांधी जी को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनको दिखा दे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे कोई फ़ायदा होने वाला है कि राहुल गांधी को आप ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 2019 के चुनाव के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त बैकवर्ड नाम का सवाल क्यों नहीं उठाया गया था? आज क्यों उठाया जा रहा है सवाल? ये तब भी मोदी जी या जिस मोदी कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उनको नहीं देनी चाहिए थी। जो जिस तरह की स्टेटमेंट वो देते हैं उसके ऊपर लोग हंसते हैं, आज भी हंसते हैं। उस वक्त 2019 के अंदर जब चुनाव जीत गए मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी लेकर के आगे 300 सीटें, तब बैकवर्ड क्लास का इशू नहीं उठा था। आज क्यों उठा रहे हैं? इससे कहीं लगता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि बैकवर्ड क्लास हमारे से अलग हो रही है। और राहुल गांधी जी ने बैकवर्ड के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, उसकी क्रेडिबिलिटी बना रहे हैं आप। उनकी बात अपने लोगों के कांग्रेस की नहीं सुनते तो बैकवर्ड कम्युनिटी कहाँ से सुनेगी? ये जो छोटी छोटी उठा कर की चीज़ें कि बैकवर्ड मंत्रियों को इकट्ठा कर लेना, 8 मंत्रियों को उनके पीछे लगा लेना, जो एक सांसद है केवल पार्टी का आम कार्यकर्ता है, उसको आपने रोज़ प्राइम टाइम पे डिस्कशन पे दे दिया, सुबह से लेकर के रात तक उनका नाम चलता रहेगा। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी इन टर्म्स ऑफ वोट गैदरिंग कैपेसिटी नहीं है उनके, वो वोट इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अगर किसी ओपिनियन पोल के अंदर पिछले साल उनकी पॉपुलैरिटी 8% थी, आज 12% या 14% हो गई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये नहीं है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नारा है, ना नीति है। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता आज डिस्कशन का माध्यम बने हुए हैं और पूरा मंत्रिमंडल सुबह से शाम तक यही कर रहा है कि राहुल गांधी को किस तरह से और नीचे डाला जाएगा। जमीन पर तो ऑलरेडी है, उस नीचे कहाँ ले जाओगे आप? ये लगता है फॉल्स नैरेटिव इसलिए बन रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी को पिक्चर में रखने से उनको फायदा हो सकता है। मोदी जी और राहुल जी को इकट्ठा कर दिया। इसी पर हर्षवर्धन त्रिपाठी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या बीजेपी को यह लगता है कि फायदा होगा अगर तुलना होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी से और राहुल गांधी पिक्चर में बने रहेंगे? क्या इसके तहत यह किया जा रहा है कि राहुल वर्सेस मोदी हो 2024 में? देखिए, राहुल वर्सेज मोदी तो कोई नहीं भी चाहेगा तो भी होगा ही। और ये कोई भी भ्रम पाल ले, किसी को भी कोई भी राजनीति समझने वाला हो, भाजपा की लड़ाई कांग्रेस से ही होगी। कोई क्षेत्रीय दल इतनी हैसियत नहीं बना पाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा। या ऐसे ही अगर उलट कहें कि कभी कांग्रेस बहुत मजबूत है तो मूल रूप से भाजपा ही लड़ेगी, यानी राष्ट्रीय पार्टियां ही लड़ेंगी। अब यहां जरा समझिए क्या हुआ। 2019 के बाद से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने राज्यों में जो कुछ किया है, बैकवर्ड लीडरशिप को लेकर जो कुछ किया है, 19 के लोकसभा चुनाव में मंत्रिपरिषद जब बनती है तो उसके बाद अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाकायदा ओबीसी मंत्रियों को अलग से सम्मानित किया जाता है। देश की सबसे बड़ी पिछड़ी जातियों की पार्टी के तौर पर भाजपा ने खुद को एस्टैब्लिश किया। और अब उस एस्टैब्लिश होने के बाद मोदी जाति को कहा है
राफेल में चौकीदार चोर है नरेंद्र मोदी थे। अब मोदी जाति को कहा है, ये हम आप टीवी की बहस में कह सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे ही सेंटिमेंटल इश्यूज पर किसी के पक्ष में या उसके खिलाफ लामबंदी होती है। भाजपा वो कोशिश कर रही है, बहुत साफ दिख रहा है। जी, लेकिन इस बीच राहुल की सदस्यता जाने पर प्रियंका गांधी ने भी पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए बड़े सवाल उठाए हैं। कई पीढ़ियों से ये परिवार सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेंगे। राहुल ने सच्चे देशभक्त की तरह सवाल उठाए हैं और प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि नहीं डरने वाले हैं राहुल। हालांकि उन्होंने ये कहा कि नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सवाल उठाया और साथ ही गौतम अडानी पर सवाल उठाया तो आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। इस बारे में और डिटेल दें, उसके साथ ही मैं चाहूंगी पंकज जी आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यहां यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब आवाज दबाने की ये कोशिश थी। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बता देती हूं, ये ट्वीट आपको बता देते हैं जो इस बीच नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए हैं। और प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है उस पर सवाल उठाते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से राहुल की सदस्यता खत्म होने के बाद इसको लेकर ट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए कहा गया है, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीर पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा को कायम रखता है। जयसुर भी हम वॉल पे भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये रहे एक के बाद एक ट्वीट, एक के बाद एक ट्वीट। पहली ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है, जिसका मैं जिक्र कर रही एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही बना दिया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि ये पहला ट्वीट, आई एम सॉरी टू बटन, ये सीक्वेंस वाइज देखिए, जहां सबसे पहले उन्होंने टैग किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर सवाल उठाते हुए क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप मेरे परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। तो प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ये तमाम ट्वीट किए हैं जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिसे आप खत्म करना चाहते हैं उसको लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है जिसे आप खत्म करने में लगे हैं, इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज को बुलंद किया है, पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी है, हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर सत्ता लोभी तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और ना ही कभी झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। पंकज जी, ये तो पहली बार चुनौती भरे लहजे से प्रियंका ने इस पूरे मामले पर रिएक्ट करते हुए एक के बाद एक कई सवाल दाग दिए। मुझे नहीं लगता, प्रियंका गांधी इससे पहले भी इस तरह के कई बार ट्वीट कर चुकी हैं, परिवार का हवाला दे चुकी है। मैं आपको दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। लोकसभा का चुनाव चल रहा था यूपी में, रायबरेली और अमेठी में अपने माँ और भाई के लिए वोट मांग रही थी प्रियंका गांधी, और तब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था कि वो नीच राजनीति करते हैं। और उसके बाद किस तरीके से मोदी ने उस बयान को अपने फेवर में कर लिया, ये इस बात का भी एहसास और ये बात की जानकारी प्रियंका गांधी को भली बात है। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया था कि बीजेपी के लिए तो टीआरपी राहुल गांधी है, तो बीजेपी के लिए आप कह सकती हैं राहुल गांधी के लिए मौका जीरो से हीरो बनने का हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी लक्ष्मण रेखाएं हैं। प्रियंका ये ट्वीट कर रही हैं, इससे पहले भी इस तरह के ट्वीट करती रही हैं, लेकिन ये बीजेपी को सूट करता है। ये पिछड़ी जाति का एंटी पिछड़ी कह करके बीजेपी, और जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति अभी से दिखानी बतानी शुरू कर दी है, ये बहुत खतरा है राहुल गांधी के लिए कि वो कितना हद तक आगे जा सकते हैं, वो और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर। पंकज, लेकिन एक और बड़ा सवाल ये भी है कि, और बल्कि मैं प्रभु चावला जी से अगर ये सवाल लूं, प्रभु चावला जी, एक और बड़ा सवाल ये भी है कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, यानी जो क्षेत्रीय दल हैं, नेता हैं, वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अभी तक अलग दिखाई दे रही थी। तो क्या ये वो जो डिवाइड है उसे और बढ़ाएगा, ये खबर या ये मुद्दा बनना, राहुल गांधी का मुद्दा बनना, कांग्रेस पार्टी में इस तरह की जान फूंक देना, क्या वो उस डिवाइड को और बढ़ा देगा? नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि अगर मुद्दे की बात है, लोग आज जो स्टेटमेंट आई है आप देख लेते हैं, अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी जो अभी तक राहुल के फेवर में बोलने से डरती थी या कटती थी, आज उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। उन्होंने राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं किया, मुद्दे को सपोर्ट किया, क्योंकि वो बनाना चाहते हैं मुद्दा कि किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, किस तरह से लोग फैसले लिए जाते हैं, किस तरह से जल्दी में अपोजिशन लीडर को तंग किया जाता है। तो इसके ऊपर यूनिटी ऑफ थॉट आया है, यूनिटी ऑफ पर्सनैलिटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये इससे आप कहें कि मुश्किल होगा, नहीं। अगर एक तरह से फैसला कि मैं इमेजिनरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो डिस्क्वालीफाई हो गया आज, वो एमपी का चुनाव नहीं लड़ते, एज ऑफ टुडे वो चुनाव नहीं लड़ सकते कि 2 साल की कन्विक्टेड हैं, स्टे कोई हुआ नहीं है। अगर स्टे हो जाता है कन्विक्शन के ऊपर, बाद में उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। क्या चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस पार्टी? अगर यूनिटी लानी है तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वैसे ही एम्बैरेसिंग है राहुल गांधी, कभी भी बोलते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर राहुल गांधी को उन्होंने एमपी का चुनाव नहीं लड़ाया कि प्रचार में छोड़ दिया, तो मुद्दा जो राहुल गांधी था वो समाप्त हो जाता है अपने आप में। तो इसलिए राहुल गांधी के होने से, यहाँ होने से मोदी जी की जीतने में या मोदी जी की पॉपुलैरिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु भारतीय जनता पार्टी को बार बार राहुल को फोकस में बनाने का मतलब जो है कि उनको आगे ला करके हम ऑपोजिशन यूनिटी नहीं होने देंगे, ये प्रयास लगता है धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। लेकिन अगर इसको जाति का रंग देंगे, जैसे आज कोशिश करने की दी गई है कि बैकवर्ड के नाम पर मंत्रियों को दिया है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं है, 90 जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे, यूपी की सारी बैकवर्ड सीटें, शेड्यूल कास्ट सीटें बीजेपी ने जीती थी। जी बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी लंबी है यहाँ पर कांग्रेस के लिए। और इस बीच राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जिस तरीके से कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है, उसकी तहत अगली बड़ी खबर यह है कि शाम 5 बजे का वक्त है। 5 बजे कांग्रेस के सीनियर नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है और कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल रहेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि सोनिया और प्रियंका गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। राहुल से मिलने के लिए थोड़ी देर पहले जिस तरीके से सोनिया गांधी उनके घर पर पहुंची थी, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन आगे जिस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है, ना सिर्फ कानूनी विकल्पों पर विचार हो रहा है, बल्कि राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्या अगला कदम उठाने वाली है, यह पहले ही साफ किया जा चुका है। जगह जगह देश भर में विरोध प्रदर्शन, सदन का घेराव और साथ ही संसद का घेराव, और साथ ही यह भी कि अब 5 बजे का वक्त जब कांग्रेस के सीनियर नेताओं की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये एक बार फिर से जल्दी क्विक अपडेट अपने दर्शकों को सुमेरा दे देते हैं कि आखिर आज का ये कितना बड़ा फैसला राहुल गांधी पर भारी पड़ सकता है, क्यों उनकी सदस्यता गई, पूरे नियम इसको लेकर क्या है, समझा देते हैं। जी हाँ, तो नियम क्या है आपको बता देते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 8(3) में ये नियम है कि 2 साल या ज्यादा की सजा पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। अयोग्य ठहराए जाने पर विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है और ये फौरन ही इफेक्टिव हो जाता है जैसे ही फैसला आता है। इसी वजह से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज, उसमें बताया गया है कि कल जैसे ही फैसला आया उसके बाद से अयोग्य हो गए राहुल गांधी, वो सांसद नहीं रहे। लेकिन अब राहुल गांधी के पास विकल्प है, अगर वो आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं कि वो ऊपरी अदालत में जाएं और अपील करें सजा के खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन राहुल गांधी की सजा पर भड़के हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लड़ते रहेंगे सरकार के सामने, हम नहीं झुकेंगे, ये कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राहुल को जानबूझकर सदन से बाहर कर दिया गया है, यही आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि बोलने नहीं दिया जा रहा था सदन में और अब सदन से बाहर किया गया है। लेकिन इसका असर क्या होगा राजनीतिक तौर पर और जमीन पर, वो देखना होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कहा गया आपको दिखाएं, उसके पहले एक बार फिर से बता दें कि इस पूरे मामले पर सदस्यता जाने के बाद एक बार फिर से सवाल उठाया गया है सरकार पर। लेकिन एक और जानकारी आपको बता दें, दरअसल हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, सूरत कोर्ट का किस मामले में फैसला सामने आया है, आइए वो आपको बता देते हैं। 4 साल पहले राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, यानी 2019 में उन्होंने बयान दिया था। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में बयान दिया गया था। राहुल ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। राहुल ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। सूरत पश्चिम के एमएलए पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस किया था सूरत में और सूरत के सेशंस कोर्ट ने अब इस मामले में इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई। राहुल गांधी को यह प्रस्ताव दिया गया था कि वो माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया। हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, कांग्रेस पार्टी की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि कैसे वो कानूनी लड़ाई लड़ने वाले हैं और किस मजबूत स्थिति में वो हैं इस कानूनी लड़ाई के तहत, क्योंकि अगर कानूनी लड़ाई में सफलता हासिल नहीं होती है राहुल गांधी को तो 2024 क्या 2029 का चुनाव भी उनका खटाई में पड़ जाएगा, वो भी नहीं लड़ पाएंगे।
ये निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती है और दो तरह की लड़ाइयाँ हैं, एक सियासी लड़ाई है और उसके पहले एक कानूनी लड़ाई है। दोनों लड़ाइयाँ लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है वो कमर कस रही है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और जो तथ्य उनके पास है उनका जो मानना है कि वो उनको स्टे मिल जाएगा, ऐसा उनको भरोसा है, ये वो कह रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर जो जयराम रमेश है कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी, उनका कहना है कि ये एक सियासी लड़ाई है और इस सियासी लड़ाई को हम मुकाम तक ले जाएंगे। संसद अब कितने दिन चलती है उनका कहना मुझे लगता नहीं है। ऐसे में अगले 3-4 महीने संसद नहीं है, वो देश भर में घर घर जाएंगे, प्रदेशों में इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव के लिहाज से सियासी लड़ाई बड़े तौर पर चलेगी और कानूनी लड़ाई राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर वो एक तरफ अदालतों में चलेगी। तो ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के लिए, क्योंकि सामने लगातार 2 बार जीतने वाली 2014 और 19 में मोदी सरकार है और 24 में उसी से लड़ाई है। कुमार विक्रांत, राहुल गांधी इस वक्त कहां पर है, इस बारे में आपसे और डिटेल इनपुट लूं उससे पहले बता दें किस तरीके से अब राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सभी सामने आ गए हैं। अब केजरीवाल की तरफ से क्या कहा गया, विधानसभा में राहुल के समर्थन में दिल्ली के सीएम की तरफ से बयान, इनका काम सिर्फ लोगों को जेल भेजने का है। केजरीवाल की तरफ से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद यह बयान दिया गया है और खुलकर अब सभी राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहा केजरीवाल ने, सुनिए। इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। सर, क्या कांग्रेस के प्रोटेस्ट के साथ जाएंगे आप लोग? आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ पुराने मतभेद सुना, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। थैंक यू। कांग्रेस के प्रोटेस्ट में आप लोग रहेंगे? अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में एक ही पार्टी और नेता बचे, यही तानाशाही है। और कहा, देशवासियों से कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है, हम लोगों को एक साथ अब सामने आना पड़ेगा। तो विधानसभा में राहुल के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये बात दोहराई है। राहुल गांधी की सदस्यता को बर्खास्त जिस तरीके से किया गया है, उसके बाद ये बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया। मनीष सिसोदिया भगत सिंह का चेला है। मनीष सिसोदिया जेल जाने से नहीं डरता, इनकी जेल की सलाखों से नहीं डरते। और अगर कोई जेल जाने से डरता हुआ, तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल को समर्थन में राहुल गांधी के, और यही बयान हर तरफ से सुनने को मिल रहा है। तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि यही लगातार विपक्ष कहता भी रहा है, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बाकी तमाम नेता, चाहे वो आरजेडी हो या फिर अखिलेश यादव हो, सब ये कहते रहे कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। अब उन्हें एक और मुद्दा मिल गया है। कुमार विक्रांत, अब एक और बड़ी चुनौती, कांग्रेस पार्टी अपने लिए तो राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी, मैदान में उतरेगी और को मुद्दा बनाएगी और चाहेगी कि इससे उन्हें एक मोमेंटम मिल जाए 2024 से पहले। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है, उस चुनौती को कैसे सामना करने के लिए वो तैयार हैं कि विपक्षी एकता को भी बनाया जाए और उसमें कांग्रेस पार्टी एक अहम भूमिका निभाए, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं सब। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि अगले नवंबर-दिसंबर तक जिन राज्यों में चुनाव है वो अहम भूमिका में है, चाहे वो कर्नाटक हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। तो वहाँ पर जो उसका जो नतीजे रहेंगे चुनाव के, वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। ईडी और सीबीआई किस तरीके से आने वाले वक्त में नवंबर तक काम करते हैं, वो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। और इसी तरीके से अगर विपक्षियों के खिलाफ कार्रवाई होती गई तो कांग्रेस को लगता है कि नवंबर-दिसंबर का वो महीना होगा जब एक बड़ी विपक्षी एकता सामने नजर आएगी। उसके पहले कुछ दल साथ आते हैं, कभी नहीं आते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस कहती है कि जांच एजेंसियों का भी डर होता है। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस के सामने, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल कोशिश ये कर रही है कि वो जितने लोगों को जुटा सके वो जुटा ले, लेकिन अपनी मजबूती के लिए आगे बढ़े, अपनी लड़ाई लड़ते हुए आगे दिखाई पड़े, जिससे एक वक्त आने के बाद ये बात आने वाले वक्त में भी स्पष्ट हो जाएगी। कुमार विक्रांत और हर्षवर्धन जी, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई द्वारा जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया है, आज ही 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ये कहते हुए कि अब गाइडलाइंस बना दी जानी चाहिए इस पूरे मामले पर एक्शन को लेकर। सवाल यही है कि यहां पर अगर आंकड़ों के लिहाज से भी देखें तो 2014 के बाद 95% ऐसे विपक्षी नेता हैं जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है सीबीआई की तरफ से, ईडी के द्वारा, और उसी का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले सदन में अरविंद केजरीवाल भी कर रहे थे। लेकिन सुरभि, यहाँ सवाल ये खड़ा हो जाता है
जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, इस पे कोई इनकार नहीं कर रहा है। वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई देखो तुम्हारे यहाँ भी कुछ भ्रष्टाचारी हैं, भाजपाई भ्रष्टाचारी, उनको तुम छोड़ देते हो तो सारी लड़ाई यहाँ है। तो कोर्ट कहेगी ठीक है ये भ्रष्टाचारी इनके ऊपर चले और भाजपा वाले भ्रष्टाचारियों की भी लिस्ट दो, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ विपक्ष का भला कहां से होने वाला है? दूसरी बात, क्या केजरीवाल जब मनीष सिसोदिया गए थे, जेल जा रहे थे, सत्येंद्र जैन जेल गए थे, तो कांग्रेस कह रही थी कि ये तो विशुद्ध भ्रष्टाचार का मसला है। हर प्रवक्ता आकर कहता था कि हम बता रहे कहां कहां भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा से ज्यादा आक्रामक थे। ठीक है। तो क्या केजरीवाल उनके साथ जाएंगे? तो अभी कई ऐसे सवाल है और मुझे नहीं लगता है कि आज का बयान छोड़ दीजिए इतनी आसानी से राहुल के पीछे सब खड़े हो पाएंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, और वही कुमार विक्रांत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी अपनी मजबूती पर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है कि वो आगे आने वाले जो चुनाव है, जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर क्योंकि डायरेक्ट फाइट दिखाई देती है तो वो अपने आप को मजबूत करे। कुमार विक्रांत, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या होगी? ये जो 5 बजे बैठक होनी है इसके बाद और ज्यादा साफ होगा, लेकिन साफ तौर पर मैदान में उतरेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे, इसी मुद्दे पर घेरेंगे सरकार को? जी निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे और जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत भी जयपुर से दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं, वो भी इस बैठक में पहुंच सकते हैं। तो तमाम सीएलपी लीडर और प्रदेश अध्यक्ष और बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे और कैसे लड़ाई लड़नी है, कैसे इस लड़ाई को पूरे देश में ले जाना है, कैसे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जोश खरोश लाना है, इसको लेकर के क्या रणनीति बनानी है, क्या कार्यक्रम रखने हैं, इसको लेकर ये बैठक होने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही है कि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये एक बड़ी राजनीतिक सियासी लड़ाई है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है ये आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं, जगदीश शर्मा, उनसे पूछते हैं। जगदीश जी, अब तो राहुल गांधी सांसद भी नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तो सांसद रह नहीं रहे पर नेता बहुत बड़े हो गए हैं। और जो सच बात है, हमारे राजा बाबू अडानी को बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में जाएंगे तो अडानी के मुद्दा जरूर उठाएंगे, जेसीबी की बात जरूर करेंगे। इसलिए आनन फानन में 4 साल के अंदर, मात्र 4 साल में सजा दिलाकर उन लोगों को सजा नहीं दी जिनको देनी चाहिए थी, जो देश का पैसा लेके भागे, उसको सजा दे दी जिसने आवाज उठाई। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लाइन समझ सकती है हमारा कि जिस लाइन को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच या जनता के बीच जाने वाली है, वो यही मामला है कि जेपीसी और अडानी से बचने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है। इसी रणनीति पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने वाली है। साथ ही साथ जो कानूनी लड़ाई है, वो उसके जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर अखिलेश यादव ने TV9 पर कहा, इतना बड़ा फैसला दुखद है। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव बीजेपी नेताओं के बयानों को भी अब याद करना चाहिए, ये कह रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खारिज हो गई है। पहला रिएक्शन TV9 के स्टूडियो में अखिलेश यादव जी, आपका। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये कानून जो लाया गया था वो कांग्रेस नहीं लाया, कांग्रेस पार्टी ही लाई थी, और जो कानून लेके आए थे आज उसी की वजह से उनकी सत्ता चली गई। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अखिलेश जी का पहला रिएक्शन आपने देखा है, लेकिन आप इसका क्या इंपैक्ट देखते हैं? इस तरह का अवमानना के केस में और इतना बड़ा फैसला आना दुखद है। हालांकि कोर्ट के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन दुखद है। और एक पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी और इतनी बार सांसद रहे, आप बीजेपी के स्टेटमेंट्स निकलाइए। मुझे याद है देश के होम मिनिस्टर अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे कि किसी ने एक गलत ट्वीट किया था कि नेताजी और हमारा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता अच्छा कर रहे हैं, इसको और बढ़ाइए और आगे ले जाइए। सोचिए ऐसी पार्टी, और क्या क्या स्टेटमेंट दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। आप सोचिए क्या स्टेटमेंट देते हैं हमारे मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है ये वो टर्निंग पॉइंट है जो पूरा विपक्ष एक साथ हडल करेगा, एक साथ आएगा? क्या आपको लगता है ये वो मोमेंट है? जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष को दबा रही है, इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है देश की राजनीति। नहीं, लेकिन ये फैसला तो कोर्ट का है ना सर, फैसला कोर्ट का है, कानून उन्होंने बनाया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक आप अधिकारी लाए, प्रशासनिक अधिकारी, और उससे ऐसे केस मुकदमे दर्ज कराए कि उसमें कोर्ट क्या कर सकता था? ये मुझे बताइए, क्या ये, क्योंकि ये अभी की सबसे बड़ी खबर है आज की, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, क्या उससे आपको लगता है एक सिंपैथी ट्रैवल करेगी जनता की?
सिंपैथी भी होगी और जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर संस्था को और हर संस्था में दबाव बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल, पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आपने लगातार ये कहा है कि आपको नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव को देखते हुए, 2024 को देखते हुए लगातार ये बात हो रही है कि विपक्षी एकता का क्या, तो क्या ये जोड़ेगा या बांटेगा? नहीं, जोड़ने का तो सवाल ही नहीं होता है। और हम 2024 की बात क्यों करें, उससे पहले कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव है और वहाँ पिछड़ी बिरादरी के लोग ही 50% से ज़्यादा हैं। अभी आप देखिएगा वहाँ इस बात का कितना असर होता है। और जैसा अभी आपने अखिलेश यादव को देखा, सुना आपने, वो खुली तौर पर नहीं राहुल गांधी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, उसमें पत्रकार पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस के प्रोटेस्ट में आप शामिल होंगे, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं लगता इस मुद्दे पर तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ आएंगी, ये दूर की कौड़ी लग रही है मुझे फिलहाल। लेकिन इस हालात को देखते हुए आज की रियलिटी के तहत ये समझना चाहूंगी पंकज जी आपसे, क्या वायनाड को लेकर भी क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा चुनाव की बात कही जा सकती है? क्या ऐसे में राहुल गांधी को सरकारी बंगला तक खाली करना पड़ सकता है? जी हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखिए मैंने देखा था कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जो वहाँ पे विधायक की सदस्यता रद्द हुई, तो आजम खान का जैसे ही हुआ वहाँ पे चुनाव हो गया है। ऐसे ही खतौली में एक बीजेपी के विधायक की सदस्यता गई, वहाँ भी उपचुनाव हो गए। तो हो सकता है यहाँ पर, और जल्द ही होगा कि वायनाड में बाईपोल होंगे, राहुल गांधी वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते और बंगला खाली करना ये तो ड्यू प्रोसेस होता है, ये सब होता रहेगा। जी हाँ, लेकिन एक और बड़ा सवाल है, हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए हैं, लेकिन उससे सवाल नहीं, उससे पहले एक और बड़ी खबर पहले बता देते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। राहुल गांधी खुद को राजा समझते हैं, ये कहा है कृष्णपाल गुर्जर ने। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। तो देखिए, जो लगातार कहा जा रहा था कि इसी मुद्दे पर घेरा जाएगा, वही मुद्दा अब लगातार उठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, ये कहा है कृष्णपाल गुर्जर ने। राहुल गांधी पर यह बड़ा हमला। स्टेट ने कहा कि आप माफी मांग लीजिए, बोला नहीं, माफी नहीं मांगेंगे। और मैं इसी तरह कर, अपने आप को कानून से ऊपर समझना, कानून की पालना नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट की जो सचेत करने की बात थी उसको नहीं मानना, तो फिर क्या करते? अब कानून का फैसला है, अब कानून के कारण उनकी सदस्यता गई है। अगर ये सज़ा नहीं होती, माफ़ी मांग लेते, तो क्यों सदस्यता जाती? लेकिन अहंकार है, क्योंकि गांधी परिवार से हैं, हम राजा हैं, अंग्रेजों से अहंकार उनमें झलकता है। मतलब इतना अहंकारी व्यक्ति जो ओबीसी समाज को इस तरह अपमानित करता है, आज ओबीसी समाज में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि पहली बार कोई ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। तो इस फैसले के बाद ना सिर्फ कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाली है, बल्कि बीजेपी भी अब प्रदर्शन करने वाली है। और ओबीसी समाज को लेकर जिस तरीके से बड़े बड़े मंत्री इस बीच अब इसको लेकर बयान दे रहे हैं, रणनीति यही है कि देश भर में अब इस फैसले के बाद और इस कार्रवाई के बाद बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इसी बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की नजर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।